और यहाँ पर के न्यूज पर आपने आरोपियों की पहले तस्वीर देख ली है और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एनकाउंटर की जानकारी दी गई है। बहराइच हिंसा के दो आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है। फिलहाल डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। और देवभूमि के दंगल में बात, तारीखें जारी, चेहरों की बारी। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद केदारनाथ में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आयोग के मुताबिक 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। इसके अलावा 173 पोलिंग स्टेशन केदारनाथ में बनाए गए हैं, जबकि 90,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं केदारनाथ में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार से लेकर संगठन तक महिला वोटरों पर विशेष ध्यान रख रहा है। वहीं निर्वाचन आयोग की घोषणा के बीच भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने जिताऊ प्रत्याशियों पर भी मंथन शुरू कर दिया है। भाजपा ने पार्टी हाईकमान को 6 नामों का पैनल भी भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस पैनल में पूर्व विधायक आशा नौटियाल, कुलदीप रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, ऐश्वर्या रावत, कुलदीप आजाद नेगी और कर्नल अजय कोठियाल के नाम शामिल है, जबकि कांग्रेस ने 4 पर्यवेक्षक बनाए हैं। कांग्रेस ने पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मुख्य पर्यवेक्षक बनाया है। हालांकि खबर आ रही है कि हाईकमान के स्तर से की गई 2 नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा से राय नहीं ली गई। इससे करण माहरा जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ऐसी नाराजगी से इनकार कर रही है। वहीं कांग्रेस में 6 से ज्यादा नेताओं ने दावेदारी पेश की है। कांग्रेस का कहना है कि वो अपने पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट आने के बाद प्रत्याशियों को फाइनल करेगी, जबकि भाजपा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले का इंतजार कर रही है। वे भाजपा का दावा है कि केदारनाथ उनकी परंपरागत सीट है, इसकी वजह से भाजपा की जीत तय है, जबकि कांग्रेस मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत को आधार मानकर केदारनाथ में भी जीत का दावा कर रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखें। केदारनाथ विधानसभा सीट पर चुनावी तारीखें घोषित कर दी गई हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। केदारनाथ में कुल 90,540 मतदाता अपना नया विधायक चुनेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि चुनाव की घोषणा के बाद ही रुद्रप्रयाग जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि केदारनाथ सीट पर कुल मतदाता 90,540 हैं। इनमें से 45,775 महिला जबकि 44,765 पुरुष मतदाता हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि केदारनाथ विधानसभा को जब तक नया विधायक नहीं मिलता है, तब तक वह खुद केदारनाथ के विधायक के रूप में जनता की सेवा करेंगे। 90,540 कुल मतदाता हैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें से 44,765 पुरुष मतदाता हैं, 45,775 महिला मतदाता हैं। 44,765 पुरुष मतदाता, 45,775 महिला मतदाता होंगे। बूथ संख्या जो है वो 173 पोलिंग स्टेशन पूरी विधानसभा में तैयार किया जाएगा और 166 पोलिंग स्टेशन की जो पोलिंग पार्टियां होंगी एक दिन पहले रवाना होंगी और बचे हुए 7 पोलिंग पार्टी के पोलिंग स्टेशन की पोलिंग पार्टियां 2 दिन पहले रवाना की जाएंगी। दिव्यांग मतदाताओं की जो संख्या है वो 1092 है, 1092, और जो 85 ईयर से अधिक मतदाताओं की संख्या है वो 641 है। सर्विस वोटर की जो संख्या होगी वो 2949 है, 2949। देखिए, वो चुनाव बहुत ही ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब वहाँ से हमारी जो विधायक थी आदरणीय शैला रानी जी, उनका दुखद रूप से हमारे बीच से वो चली गई और इस परिस्थिति में हो रहा है। और केदार धाम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उसका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, एक भव्य केदार और दिव्य केदार बना है, निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत हृदय के निकट है। उस स्थान का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। तो वहाँ के लोग विकास जो वहाँ पर हुआ है उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों जो आपदा आई थी वहाँ पर, उस आपदा में भी जिस प्रकार से तेज़ी से काम हुआ है सब लोगों ने देखा है। और मैंने भी कहा है, वहाँ जाकर भी कहा था, पहले भी कहा था कि जितने समय तक
केदारनाथ क्षेत्र को नया विधायक नहीं मिल जाता, मैं भी उनके विधायक के रूप में काम करूंगा। कसरत चल रही है, हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं। जो पर्यवेक्षक जिनकी ड्यूटी लगी है वो जाकर के जनता से बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, क्षेत्र में दौरा करके और जनता की नब्ज टटोल के कौन सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है उसके बारे में रिपोर्ट देंगे और उसके बाद प्रत्याशी चयनित हो जाएगा। आपको बता दें कि इसी साल 9 जुलाई को केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हुई थी। वहीं चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का मंथन शुरू कर दिया है। इसके तहत भाजपा ने अपने पर्यवेक्षकों से जिताऊ उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं, जबकि कांग्रेस ने 4 पर्यवेक्षक बनाए हैं। कांग्रेस ने पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मुख्य पर्यवेक्षक बनाया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हाईकमान के स्तर से की गई 2 नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से राय नहीं ली गई। इससे करण महारा नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इस नाराजगी से इनकार कर रही है। साथ ही कांग्रेस में 6 से ज्यादा नेताओं ने दावेदारी भी पेश की है। कांग्रेस अपने पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट आने के बाद प्रत्याशियों को फाइनल करेगी, जबकि भाजपा ने सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को प्रत्याशियों के नाम का पैनल भेज दिया है। किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना अपार जन समर्थन दिया है और केदार घाटी जिसका संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया गया है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा केदारनाथ का पुनर्निर्माण करके पूरे विश्व भर में एक नई पहचान देने का जो काम किया गया है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो केदार घाटी के संपूर्ण विकास के लिए हर गांव, हर मोहल्ले के विकास के लिए लगातार वहां कार्य किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो केदारनाथ का जो उपचुनाव होगा, ये हमारे प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश में एक रिकॉर्ड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली इस चुनाव में। और मुझे उम्मीद है कि केदारनाथ की जनता हमारी डबल इंजन के जो कार्य हैं उस पर अपनी मुहर लगाने वाली है। नहीं, ये गुटबाजी कांग्रेस में होती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अफवाहें फैलाई जाती हैं और उसको इतना बड़े स्तर पर फैलाया जाता है कि वो जुबान पर लोगों के आ जाए। आपने क्या देखा था 2022 में, ऐसे ही तो गुब्बारा एक फैलाया था, तो उसी की झूठी बुनियाद पर आज भाजपा की सरकार खड़ी हुई है। जो झूठ इन्होंने फैलाया, अभी फिर ये अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और वहाँ जितने ज़्यादा लोग होंगे प्रभार के तौर पर, प्रभारी के तौर पर या पर्यवेक्षक के तौर पर, उससे उत्तराखंड कांग्रेस ही लाभान्वित होगी। चारों अनुभवी चेहरे हैं, चारों हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनको वहां पर नियुक्ति दी गई है। भारतीय जनता पार्टी से कोई क्यों नहीं पूछता कि 5-5 प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, जो काबीना मंत्री हैं, जिन पर बाकी के प्रदेश की जिम्मेदारियां हैं, उनको केदारनाथ की ड्यूटी पर लगा रखा है। हम 4 लोग लगाएं तो उस पर जलजला आ जाता, उनके 5 लोगों पर किसी के पेट में मरोड़ भी नहीं उठते। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं भाजपा कांग्रेस ने तारीखों के ऐलान के साथ ही जिताऊ प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन शुरू। निश्चित ही भाजपा हरियाणा के नतीजों से काफी उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में मिली जीत को आधार मानकर केदारनाथ में भी जीत का दावा कर रही है। देखना होगा उपचुनाव की बाजी किसके हाथ लगती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जहां तो केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और सबसे ज्यादा अगर केदारनाथ की बात करें तो महिला मतदाताएं केदारनाथ में ज्यादा है। जहां बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था का बड़ा केंद्र है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो केदारनाथ धाम जो है वो उससे पहले भी बीजेपी के खाते में ये सीट थी, तो कहीं ना कहीं जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस का ये साफ तौर पर मानना है कि जिस तरीके से मंगलौर और बद्रीनाथ सीट उन्होंने जीती, वैसे वो केदारनाथ भी जीतेंगे। प्रत्याशियों को लेकर मंथन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी में भी एक लंबी लिस्ट है। किस पर मोहर लगती है ये तो दिल्ली में बैठे हाईकमान ही डिसाइड करेंगे। और वही अगर हम बात करें कांग्रेस की तरफ से तो कांग्रेस में भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और उसके बाद ये नियुक्त किया जाएगा कि कौन कांग्रेस सीट से चुनाव लड़ेगा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं।
नवीन परशाली जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज किशोर हिंदवान प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय प्रवक्ता यूके जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं नवीन परशाली जी से। नवीन जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है, एक लंबी लिस्ट है बीजेपी के पास और कंफ्यूजन भी है कि आखिर किसे टिकट दिया जाए और केदारनाथ सीट जीतना बीजेपी के लिए एक साख का सवाल भी माना जा रहा है। और सिर्फ मुझे नहीं लगता उत्तराखंड, दिल्ली में बैठे लोग भी इस पर नजरें टिकाए हुए हैं, अन्य राज्यों में भी इस पर ये देखना काफ़ी दिलचस्प है कि आखिर केदारनाथ सीट बीजेपी जीत पाती है या नहीं। तो एक बड़ा कह सकते हैं चुनौती है आपके सामने और एक लंबी लिस्ट भी है कि आखिर किसको कैंडिडेट बनाया जाए। देखिए, सच है कि भारतीय जनता पार्टी में काफी अनुभवी और टैलेंटेड प्रत्याशी हैं और काफी प्रत्याशी भी हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबसे बड़ा टैलेंट और सबसे अनुभवी लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। और जहां तक केदारनाथ उपचुनाव की बात है तो वहां केवल भारतीय जनता पार्टी ही चुनावी मैदान में है। कांग्रेस तो आप देख रहे हैं कि वो आपस में लड़ रहे हैं। केदारनाथ में नहीं लड़ रही कांग्रेस आपस में लड़ रही है। और मजेदार बात इसमें यह है कि जिसको आपसी लड़ाई सुलझाने के लिए जिस प्रभारी को भेजा गया वो भी इस लड़ाई में शामिल हो गया। तो अब जो वहां पर लड़ाई का माहौल है वो तो अगर कांग्रेस अपने भीतर के इस कलह को सुलझा ले वही काफी है। केदारनाथ कांग्रेस के बस की बात नहीं है। और जहां तक केदारनाथ की जनता का सवाल है तो केदारनाथ की देवतुल्य जनता ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सत्ता में भेजा था। और इस बार भी इस उपचुनाव में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और शैला रानी रावत जी का निधन हुआ, उसके बाद केदारनाथ की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वहां पर एक प्रतिनिधि के तौर पर केदारनाथ की जनता की सेवा कर रहे हैं, बाबा केदार के जो यात्रा है उसके संचालन के लिए चिंतित हैं, उसको देखते हुए केदारनाथ की जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है कि इस बार अपना पूरा जो समर्थन है और अपना आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के रूप में केदारनाथ विधानसभा से देगी। जी गिरिराज किशोर जी, जो व्यक्ति आपकी यात्रा लेकर गया केदारनाथ, जिससे आपने बहुत मजबूती से मुद्दे उठाए केदारनाथ के, वही व्यक्ति को नाराज कर दिया हाईकमान ने। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। गिरिराज जी अनम्यूट कीजिएगा पहले, फिर अपना वक्तव्य रखिए। आपकी आवाज कंटिन्यू करिए प्लीज। हेलो यशी जी। जी, हम लोग केदारनाथ उपचुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं यशी जी। हमारे यशस्वी प्रेसिडेंट करण महाराज जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। हमारे पर्यवेक्षक जो है भुवन कापड़ी जी उपनेता है असेंबली में पर्यवेक्षक के रूप में, जाति साहब हैं, गोदियाल जी हैं। सारी पूरी मंत्रणा इस समय चल रही है। सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी, हाईकमान तय करेगा यशी जी। कैंडिडेट एक पैनल उसमें बन चुका है। निश्चित रूप से एक बात मैं रखना चाहूंगा यशी जी, भाजपा केदारनाथ उपचुनाव को प्रतिष्ठा का विषय बना चुकी है। यशी जी, जो 2 बाय इलेक्शन अभी संपन्न हुए बद्रीनाथ जी और मंगलौर, इन दोनों चुनावों में भाजपा शराब तंत्र को पैसे का तंत्र जो है और अमला जो प्रशासनिक होता है, इन तीनों चीजों का इन्होंने पूरी तरह से जो है उपयोग इन दोनों बाय इलेक्शन में किया। साम दाम दंड भेद निश्चित रूप से इसको लिए हुए केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा उतरने वाली है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अलर्ट है और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र, वहां का जो जनमानस है यशी जी, जो भाजपा ने उस जनमानस को दंश दिया है इस बीच में, वहां पंडा पुरोहित, छोटे से छोटा व्यवसायी जो यात्रा से वाकई आशान्वित होता है कि अपने परिवार को फाइनेंशियली साउंड करेगा, उनके जो घर थे उनको जमींदोज इंफ्रा के नाम पे भाजपा ने किया है। कैसे भूल सकते हैं वो पंडा पुरोहित और वो छोटे से छोटा व्यवसायी उस दंश को? आप स्वयं सोचिए।
आपदाग्रस्त क्षेत्र जब हुआ, इस बीच में जो फ्लड आया, उसमें गरीब ग्रामीण जिसका घर ध्वस्त हो गया, उस बीच में जो मुखिया धाकड़ धामी है भाजपा के, जो मुख्यमंत्री है इस समय उत्तराखंड में, वो स्टार प्रचारक के रूप में जहां जहां जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे थे, इनकी सेंट्रल लीडरशिप ने उनको स्टार प्रचारक के रूप में वहां भेजा हुआ था। अब स्वयं सोचिए आपकी यहां जनता आपदाग्रस्त क्षेत्र में दंश झेल रही है, केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में, और मुख्यमंत्री जाके स्टार प्रचारक के रूप में अपना प्रचार कर रहे हैं पार्टी का। आप स्वयं सोचो जनता कैसे भूल सकती है। आज जो स्थितियां हैं, आज पूरी तरह से यशवी जी भाजपा डरी हुई मुद्रा में है, भयभीत है। आज स्थितियां ये बनी हुई है कि 5 कैबिनेट मंत्री 5 मंडल 5 पॉकेट में उतारे हुए इस समय भाजपा। आप स्वयं सोचो, जिन मंत्रियों ने आज से 3 माह पूर्व तक उस क्षेत्र को छुआ तक नहीं था, वो मंत्रीगण इस समय 5 पॉकेट संभाल रहे हैं इनके। अब स्वयं सोचो, जो डरी हुई मुद्रा और भयभीत वाली स्थिति मैं बता रहा हूं, भाजपा इस समय इस माहौल में वाकई है। इन लोगों को डर है। आज मुख्यमंत्री जाते हैं और चुनाव से ठीक है पहले 3940 घोषणाओं को करके आते हैं वहां पे। स्वयं सोचो, वो घोषणाएं इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगी, यशवी जी कार्यान्वयन की तरफ नहीं जाएंगी। ये देखिएगा, ये सारी कागजी घोषणाएं हैं। देखिए, विपक्ष में रहकर गिरिराज जी आप जो कर सकते हैं आप वो कर रहे हैं। अब वो सत्ता पक्ष में है, उनके पास घोषणाएं करने का अधिकार है, तो वो जाकर कर रहे हैं। अब मकसद तो एक ही है कि चुनाव जीतना है, कैसे भी जीते। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चर्चा आज कर रहे हैं केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, और अब चेहरों पर जो संशय बरकरार है उस पर भी जल्द ही हाईकमान तय करेगा कि किसको कैंडिडेट बनाना है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो। चर्चा इसी पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, एक और जहाँ बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं कि एक लंबी लिस्ट है और उसमें से एक कैंडिडेट चुनना है कि सिंपथी की तरफ जाएं कि जताऊ कैंडिडेट हैं जो कि जिनमें वाकई कैलिबर है उनकी तरफ जाएं, और एक किस तरीका के, क्योंकि ऐश्वर्या रावत को लेकर जैसा कि पिछली चर्चा में अरुण रावत जी ने अरुण शर्मा जी ने यह बात कही थी कि वो कांग्रेस की तरफ से भी उनके पास ऑफर है, बीजेपी की तरफ से भी है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं संशय है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में जिस तरीके से करण महाराज जी की नाराजगी है, एक गुटबाजी का जो जिक्र लगातार निकल कर आ रहा है, क्या कहना इस पर? देखिए यशवी जी, चुनाव आ गए, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इसमें प्रतिभाग करेंगी। दावेदारों ने दावे भी किए हैं, मगर जो बुनियादी मुद्दे हैं ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उनसे भागती हुई नजर आ रही है। अगर आप करण महाराज का देखें तो आज उनका एक बयान चल रहा है कि मनोज रावत जी हमारी पैदल यात्रा में 2 किलोमीटर भी नहीं चले, उनको लाभ मिलना चाहिए था। ऐसे तो लाभ मिलेगा नहीं, यानी कि वो मनोज रावत जी का विरोध कर रहे हैं। कारण सब जानते हैं, मनोज रावत हरीश रावत जी के बहुत करीब है और करण मेहरा हरीश रावत जी को पसंद नहीं करते। उसी तरीके से हरक सिंह जी का बयान आया, मैं भी एक उम्मीदवार हूं और मैं अगर चुनाव लड़ा तो कई कांग्रेसी मुझे हराने में आज लग जाएंगे, यानी कि वो हरीश रावत जी के ऊपर इशारा कर रहे थे। कहने का मतलब है, एक और केदारनाथ की जनता ये देख रही है कि केदारनाथ में हुए घोटाले पर कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण है। जो यात्रा के समय पर पंजीकरण के नाम पर यात्रा को बाधित किया भाजपा ने, इस पर कांग्रेस का क्या रुख है। साफ समझ में आ रहा है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो नूरा कुश्ती करेंगी उसका जो असर जनता में पड़ेगा। अब देखना जनता को है कि आपने बुनियादी मुद्दों पर चुनाव को लेके जाना है या इन राष्ट्रीय पार्टियों के छदम घोषणाओं पर। केदारनाथ की जनता बहुत परेशान है। व्यापारियों को जो घाटा इस बार यात्रा में हुआ है, उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि 80-90 लाख से ऊपर यात्री आएंगे, मगर सरकार ने पंजीकरण के बहाने यात्रा को जिस तरीके से बाधित किया तो ऊपर के लाला जितने भी थे व्यापारी लोग, वो बिल्कुल खाली बैठे रहे। इसी तरीके से पंडा पुरोहितों का ये कहना है कि
ये 6 महीने हमारी कमाई के होते हैं, इसी में यदि यजमान को रोक दिया जाएगा तो फिर हमारे लिए आगे कैसे इनकम होगी। जनता बहुत परेशान है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से, और इसमें तीसरे विकल्प के रूप में हम क्षेत्रीय दल के नेता केवल बुनियादी सवालों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा साफ कहना है, मूल निवासियों की उपेक्षा, भू कानून को खत्म करना और उत्तराखंडियत के ऊपर बाहर वालों को बैठाना, ये भाजपा कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी, जिसके कारण आज उत्तराखंड का जनमानस अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। महंगाई आप देख लीजिएगा, 200 रुपये लीटर तेल पहाड़ में नहीं मिल पा रहा है। आटा जो है 55 रुपये 60 रुपये के जो है वो पड़ रहा है आपको 1 किलो केदारनाथ में। कहने का मतलब है महंगाई ने कमर तोड़ दी। सब्जियां बहुत महंगी हो गई, आलू टमाटर पहाड़ों में इतना महंगा हो चुका है कि आम आदमी की जेब से बाहर चला गया। भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के मूल बुनियादी इश्यूज पर जो है काम नहीं किया। यही कारण है कि राज्य बड़ा विकट परिस्थितियों में आ चुका है, और केदारनाथ चुनाव एक प्रकार से अब ये ट्रायल है कि जनता का रुख क्या है। केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी को जैसे परंपरागत सीट मृत घोषित को दे दिया करते थे, इस बार शैला रानी रावत जी क्योंकि कांग्रेस पृष्ठभूमि की थी तो उनकी बहू बेटी को जो है टिकट ना देने की बात अगर भाजपा में हो रही है तो ये समझ मान के चलिए कि भाजपा कांग्रेस के दृष्टि चश्मे से देख रही है, इसलिए उस बेटी का टिकट कटेगा। और देखना अब जनता को है कि आपको बुनियादी मुद्दों पर केदारनाथ में सीट देनी है या फिर राष्ट्रीय पार्टियों के जुमले की ओर जाकर आपको जो है अपना कैंडिडेट चुनना है। भाई अंकिता हत्याकांड में अगर न्याय मिल गया हो तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आप देखें, यदि बेटियां सुरक्षित हो, जल जंगल जमीन पर यदि आपका अधिकार बहाल कर दिया हो तो निश्चित रूप से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का स्वागत। और जिस तरीके से जंगली जानवर बच्चों को मार रहे हैं, पहाड़ों में शिक्षा खत्म कर दी जा रही है, नौकरियां बेची जा रही हैं, इन तमाम बुनियादी चीजों पर यदि जनता अपने मत का दान करेगी तो हमारा विश्वास है कि इस बार क्षेत्रीय दल को आगे जनता लेकर आएगी। वापस आएंगे शांति प्रसाद जी। अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, अब तो तारीखों का भी ऐलान हो गया है, दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चेहरों को लेकर संशय बरकरार है। एक और जहां ये कहा जा रहा है कि करण महाराज जी नाराज है, दूसरी तरफ बीजेपी में एक लंबी लिस्ट है, उनमें से तय कर पाना कहीं ना कहीं एक बड़ा टफ टास्क हो गया है बीजेपी के लिए। देखिए यशी, मुझे ये लगता है कि हम कई मामलों में भाजपा का जो आकलन करते हैं वो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक मैं उदाहरण दूंगा, अगर हम वैसी बात करें, हरियाणा चुनाव की बात करें, तो तमाम सर्वे ने भाजपा को इस बार घर बैठा दिया था, लेकिन भाजपा वहां न केवल बहुमत के आधार पर विजयी रही बल्कि सरकार भी बना ली और आज तो वहां मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली। अब आप देखिए हुआ क्या, अगर हम आकलन करें, राजनीतिक तौर पर आकलन करें, तो हुआ क्या कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 5 सीट भाजपा को मिली, 5 कांग्रेस को मिली, और भाजपा लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा तैयारी में लग गई। और उसका परिणाम क्या निकला, उन्होंने संगठन के पेच कसे और जो आरएसएस की नाराजगी थी, जो लोकसभा चुनाव में आरएसएस की नाराजगी खुल के सामने आई थी, उसको दूर किया और वहां आरएसएस का कैडर भी लग गया और उसके बाद संगठन के पेच दुरुस्त हुए, संगठन भी लग गया और अल्टीमेट जो रिजल्ट निकला वो सबके सामने। उसी तरह हुआ ये कि केदारनाथ में जो मंगलौर और बद्रीनाथ के चुनाव हारे, उसके बाद भाजपा ने अपनी पूरी, ये बात मुझे नवीन परसाली जी को बोलनी चाहिए थी जिन्होंने नहीं बोली, लेकिन चूंकि मेरे अपने संपर्क हर पार्टी में है तो उसके बाद मेरी चर्चा तमाम लोगों से चलती रहती है, चाहे कांग्रेस के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, या हमारा समूह है पत्रकारों का, उसमें भी चलती रही है। तो भाजपा ने वहां भी संगठन के पेच कसे और 5 मंडल उस विधानसभा में है और उन 5 मंडल की जिम्मेदारी एक एक मंत्री को दी गई।
उससे ये पता लगता है कि कितनी गंभीरता से भाजपा चुनाव की तैयारी करती है। जबकि दूसरी तरफ आप चर्चा कर रही थी अभी कि करण मारा पार्टी हाईकमान से नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने उनसे बिना पूछे पर्यवेक्षक बना दिए। अब आप देखिए कि जो डिप्टी लीडर है सीएलपी का भुवन कापड़ी, उसे बनाया गया, वीरेंद्र जाति को बनाया गया। भुवन कापड़ी खटीमा के विधायक है, वीरेंद्र जाति हरिद्वार के विधायक है, मैदानी क्षेत्र, दोनों ही लगभग मैदानी क्षेत्र के विधायक हैं, और ये सीट केदारनाथ है। लेकिन बाद में गणेश गोदियाल को इनके ऊपर रखकर मुख्य पर्यवेक्षक बना दिया गया। आप सब जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में हम लगातार चर्चा कर रहे थे, एकमात्र सीट पे जो गंभीर दावेदारी दिख रही थी वो पौड़ी गढ़वाल जो सीट थी उसी पे दिख रही थी, और वहां गणेश गोदियाल चुनाव लड़ रहे थे। और निश्चित तौर पर बद्रीनाथ का जो उपचुनाव हुआ उसमें गणेश गोदियाल ने खासी मेहनत करी, और उसके बाद से वो केदारनाथ में भी सक्रिय रहे। ऐसा नहीं है, मनोज रावत और गणेश गोदियाल वहां गांव-गांव घूम रहे थे। अब मनोज रावत जैसे कैंडिडेट के प्रति नाराजगी करण मारा की, जैसे अभी शांति भाई ने कहा कि हरीश रावत करण मारा हरीश रावत को पसंद नहीं करते। अरे भाई, खास रिश्तेदार है, ये रिश्तेदारी में ये केवल दिखावे की है नाराजगी है, सब रिश्तेदार। तो अब आप समझ लीजिए कि ये मनोज रावत किसके कैंडिडेट थे जब चुनाव जीते थे? हरीश रावत के। मनोज रावत का तो दूर दूर तक नाम नहीं था। मनोज रावत तो पत्रकारिता कर रहे थे, आउटलुक में रिपोर्टर थे, और उनको ले जाके केदारनाथ से चुनाव लड़वा दिया, वो जीत भी गए। अब आप देखिए कि उसके बाद से जब मनोज रावत चुनाव हारे, उसके बाद से लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे। वो जबरदस्ती बड़े नेता बनने के चक्कर में नहीं रहे इधर उधर। अब अगर आज की तारीख में करण मारा उनसे नाराजगी दिखा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। ये गंभीरता पता लगती है। दूसरी तरफ भाजपा ने पूरा का पूरा पैनल 6 लोगों का भेज दिया, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी है, हम लोगों ने भी हमें भी कल ही पता लग गया था कि ये हो गया। उनमें आशा नौटियाल का नाम भी है जो पहले विधायक रह चुकी है और जो आज की तारीख में महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष है। दूसरी चीज, उसमें ऐश्वर्या का नाम भी है। लेकिन जबकि मैंने आपको साफ साफ बताया था पिछली डिबेट में कि ऐश्वर्या के पास दोनों दलों की चाबी है। हाँ। क्योंकि उनके मामा विक्रम नेगी प्रतापनगर से विधायक है कांग्रेस के, और मां उनकी बीजेपी में विधायक थी। तो ये दोनों दलों का एक ऑप्शन है उनके पास कि वो किस दल को पसंद करके चुनाव लड़ती है। लेकिन भाजपा ने उनका नाम पैनल में शामिल किया और भी नाम शामिल किया। लेकिन मुझे एक आश्चर्य हुआ उस पैनल को देख के भाजपा के कि उसमें उन्होंने अजय रजे का नाम शामिल नहीं किया, जो लंबे समय से उस केदारनाथ सीट पे तैयारी कर रहे हैं और ये बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन हो सकता है क्योंकि कांग्रेस ने वो जो सोना चोरी का आरोप लगाया था उसको देखते हुए उन्होंने उनकी दावेदारी को खारिज किया। बिल्कुल, ये एक बड़ा आरोप रीजन है। हाँ, अरुण जी वापस आते हैं। नवीन प्रशाली जी, सबसे पहले तो अरुण जी के वक्तव्य पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी, उसके बाद मैं गिरिराज किशोर जी आपके पास आते हूँ। जी यशी जी, अरुण जी ने बहुत सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है केदारनाथ विधानसभा में, और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा संगठन है, और संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी और सभी लोग केदारनाथ की जो इस वक्त उपचुनाव होना है उस पर अपना अपना कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरह से कर रहे हैं, और केदारनाथ की जनता से डोर टू डोर हमारे सभी लोग मिल रहे हैं, और जनता की जो समस्याएं हैं उनको भी देखा जा रहा है, उनका भी समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी खुद केदारनाथ विधानसभा का भ्रमण करके वहां की समस्याओं को देख रहे हैं, और केदारनाथ यात्रा के बारे में लगातार कैसे अच्छा उसको हो सकता है उस पर चिंतनशील हैं। मेरा मानना ये था, मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अनुभवी और काफी टैलेंटेड प्रत्याशी भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जो केदारनाथ क्षेत्र के लिए सबसे बेहतर होगा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन शीर्ष नेतृत्व उसको केदारनाथ की इस जनता के सम्मुख रखेगा, और जनता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देती है
इस बार पूर्ण बहुमत से अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी। कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं। मैं फिर वही बात कर रहा हूं, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव की बात हो रही है तो केदारनाथ पर ही है, केदारनाथ विधानसभा के बारे में। तो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के बारे में सभी जानते हैं और उनकी बयानबाजी को भी सभी जानते हैं। तो इस ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस क्या लड़ पाएगी वो तो कांग्रेस ही बताएगी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ सीट को बहुत बिल्कुल करीब से उसको देख रही है और निश्चित तौर पर जो भी जहां भी कमियां हैं उस कमियों को दूर कर रही है। और क्षेत्र की जनता के बीच में जो समन्वय है, संगठन और जनता का समन्वय बन रहा है और संगठन वहां पर बहुत गहराई से काम कर रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े क्षेत्र होते थे उनको छोटे छोटे सेक्टर्स में बांटकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वहां पर संगठन को लगाया गया है और संगठन बहुत अच्छी रिपोर्ट वहां से दे रहा है। तो उसको देखते हुए ये लगता है कि ये चुनाव बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी की जीत केदारनाथ की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर वहां पर प्रचंड बहुमत के रूप में होगी। गिरिराज जी, अरुण जी ने जो कहा उस पर ये तो साफ है कि नाराजगी तो है। अब आप माने या नहीं माने वो अलग विषय है। यशवी जी, एक बात में नवीन फरसाली जी जो है बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं भाजपा के, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, लेकिन जिस सिर फुटोवल की ये बात कर रहे हैं, अभी कांग्रेस का अंतर्कलह इनको नजर आ रहा है। मैं नवीन जी को एक राय रखना चाहूंगा कि आप लोगों के यहाँ जो अंतर्कलह है भाजपा में और सिर फुटोवल है, उसकी वजह से 4 रिक्त पद जो है, अभी 4 रिक्तियां हैं, कैबिनेट मंत्री 4 और होने चाहिए, जो 8 की संख्या है वो 12 होनी चाहिए मानकों के हिसाब से। आप लोग 4 मंत्री जो कैबिनेट मंत्री नहीं दे पा रहे हैं इस राज्य को, उसके पीछे कारण नवीन जी आपके यहाँ जो अंतर्कलह और सिर फुटोवल है नेताओं के बीच, वो इसके मूल में कारण है। सुन लीजिए यशी जी, मैं उस पर ही आ रही थी, नवीन जी मैं उसी पर आ रही थी। गिरिराज जी सुन लीजिए पहले 1 मिनट मेरा वक्त, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। आपने कहा कि सिर फुटोवल है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए या कांग्रेस को ये बात समझ लेनी चाहिए, इनकी सिर फुटोवल जो है वो चुनाव पर हावी नहीं होती है। आपकी सिर फुटोवल का प्रॉब्लम ये है कि आप चुनाव हार जाते हैं। मैं यशी जी उसी बात पे आ रहा हूं। अभी अरुण जी का वक्तव्य भी मैंने सुना। अरुण जी बड़े विद्वान जो है, एनालिसिस करते हैं, बहुत अच्छा पत्रकार हैं, बहुत अच्छे। उन्होंने एक बात रखी अभी, उन्होंने कंपैरिजन दिया, वाकई संगठनात्मक उन्होंने कंपैरिजन दिया। लेकिन मैं एक बात रखना चाहूंगा यशी जी कि आज डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का जो स्टेटमेंट है, अगर उस स्टेटमेंट में कहीं कुछ दिख रहा है ऐसा कि वाकई कुछ नेतागण जो हैं उनको लगता है, उनको चीजें महसूस होती हैं, तो ये सारी चीजें सेंट्रल लीडरशिप हमारी, करण महाराज जी की आपने बात की है, करण महाराज जी की बात जो आपने रखी, मेरी तो आज सुबह बात हुई अपने अध्यक्ष जी से, वो लगातार पर्यवेक्षक जितने भी हमारे हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, इस समय लगातार कम्युनिकेशन है, सेंट्रल लीडरशिप से कम्युनिकेशन है। सुबह बात कहाँ ये बातें आ जाती हैं बताइए नाराजगी की? सुनिए तो गिरिराज जी, आपकी उनसे जो सुबह बात कहाँ नाराजगी? असल में सोचिए, देखिए अपनी तरह से एनालिसिस आप कर सकते हैं। गिरिराज जी सुनिए तो जरा, आपकी उनसे अगर आज सुबह जो बात हुई होगी वो पूरी बात तो आप ऐसे भी नहीं बताएंगे, पब्लिक डोमेन पे तो वो आने वाली नहीं है। अब वहां कौन सी सिर फुटोवल चल रही है ये हमें कैसे पता चलेगा? आपकी उनसे वक्तव्य में हम कैसे मान लें? यशी जी, हर बात का सॉल्यूशन होता है। चुनाव जब आता है तो निश्चित रूप से पैनल में जो नाम होते हैं उनमें अलग अलग तरह के अपने जो है विचार होते हैं, अलग अलग तरीके से मंथन होता है, मंत्रणा होती है, और निश्चित रूप से एक को चुनाव लड़ना है, एक कैंडिडेट होगा, लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा उसके साथ पूरा संगठन लगेगा, पूरी तरह से बूथ लेवल तक जो हमारा कार्यकर्ता है इस समय पूरी ऊर्जा लिए हुए कार्यकर्ता है। ये सुनिएगा, आप 2 बाय इलेक्शन हम लोग जीते, ये उस जीत के बाद 2 बाय इलेक्शन बद्रीनाथ जी का और मंगलौर का जो हम जीत के आए, उसके बाद एक एक कार्यकर्ता ऊर्जावान है और आने वाले समय में इसीलिए विजयसूरी की तरफ कांग्रेस जा रही है। निश्चित रूप से आज कुछ भी बोल ले भाजपा यशी जी, ये लोग अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे केदारनाथ जी में, आप देखिएगा जो दंश इन्होंने दिया है। और एक बात और रखना चाहूंगा मैं उस क्षेत्र की जनता के कि वाकई एक बात मैं और रखना चाहूंगा कि आज अगर वाकई एन पहले चुनाव से पहले अगर घोषणाएं करने मुख्यमंत्री गए
जिनको इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाना है, मैंने बताया। वो घोषणाएं करते हैं मुख्यमंत्री और बोलते हैं कि नहीं, घोषणाओं के साथ साथ मैं आपका विधायक भी हूं। अरे भाई, जब वो फ्लड से जूझ रहा था क्षेत्र जो है, जब जनमानस वाकई हाहाकार कर रहा था, उस समय आप चुनाव प्रचार में थे अन्य राज्यों में। आप स्वयं सोचिए क्या स्थितियां हैं, नवीन प्रशाले जी अपने प्रदेश में बना रखी। नवीन प्रशाले आप जी कुछ बोलते हैं, कुछ रुकेगा गिरिराज जी, होल्ड ऑन। कभी सरकार, गिरिराज जी रुक जाए करे प्लीज। कभी नहीं होती है, सुन ठीक लीजिए है। ना, मुखिया होते हैं ना। नवीन प्रशाले जी जी जवाब दीजिए। देखिए, गिरिराज जी कह रहे हैं सुबह मेरी कांग्रेस अध्यक्ष से बात हुई थी, अब हो गया शाम, ये डिबेट शाम को हो रही है। सुबह से शाम के बीच में क्या हुआ गिरिराज जी को पता ही नहीं। कांग्रेस के अंदर इतना सिर फुटबल है कि एक नेता दूसरे नेता को देखना नहीं चाह रहा। मैंने कहा ना कि कांग्रेस केदारनाथ में नहीं लड़ रही, अपने भीतर लड़ रही है, और उस भीतर की लड़ाई को शांत करने के लिए जिस प्रभारी को लाया गया था, वो प्रभारी भी उस लड़ाई में शामिल हो गया है। आपके प्रभारी भी उस लड़ाई में पार्टी बन गए। वो बोल रहे हैं ये मैं सिखाता हूँ, हम सिखाते हैं लड़ाई कैसे होती है। तो आप बात कर रहे हैं केदारनाथ आपदा आई थी तो सरकार ने तुरंत वहां पर एक्शन लिया है, वहां विशेषज्ञ भेजे गए, तुरंत काम हुआ। आपकी सरकार की तरह नहीं थी कि कई दिन तक केदारनाथ अनाथ पड़ा रहा। आज केदारनाथ में अगर कोई आपदा आती है तो 1 घंटे से भी कम समय में वहां पर एक्शन होता है। आपको वोट के रूप में प्रतिशोध सीट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सीट है गिरिराज जी, वोट के रूप में प्रतिशोध कांग्रेस मिलेगा। नहीं पाई, कांग्रेस टीम नहीं पा रही वहां पर। अगर वो वाकई आपके पास ले लेके एक प्रत्याशी है, उस प्रत्याशी के लिए भी आपके नेताओं के 50 तरह के बयान आ रहे हैं। प्रतिशोध मिलने वाला है। आपके पास एक प्रत्याशी है, वहां पर एक प्रत्याशी, केवल एक प्रत्याशी, और उस प्रत्याशी के लिए भी आपके नेताओं के अलग अलग प्रकार के बयान अभी से आने शुरू हो गए। प्रतिशोध वोट के रूप में वहां की जनता देने वाली है। आप पहले प्रत्याशी तो खड़ा कर ठीक है। लीजिए। शांति प्रसाद भट्ट जी, प्रतिशोध मिलने शांति प्रसाद भट्ट जी आपको हराने वाला है। देखिएगा, आरोप प्रत्यारोप जा रहे हैं। देखिए यशी जी, पूरे 1.25 घंटा हो गया। यही तो जनता को समझना है कि 1.25 घंटे में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने एक भी शब्द ये नहीं बोला कि केदारनाथ की जनता शांति प्रसाद जी, 1.25 घंटे में आपको भी समय दिया गया है। क्या करेंगे, बस वही नूरा कुश्ती, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा। अरे भाई, केदारनाथ की जो समस्या है उस पर चुनाव लड़ेंगे भाजपा वाले या कांग्रेस वाले, उस पर कुछ नहीं है। कहने का मतलब है तय जनता को करना है कि बुनियादी मुद्दों पे मत करना है। मैं एक जवाब शांति प्रसाद भट्ट जी को भी देना चाहूंगा आज। जी, हमारा स्पष्ट कहना है कि यदि आपस में ही इनके यहाँ सर फुटबल है तो ये जनता को क्या न्याय दिलाएंगे। केदारनाथ की जो समस्या है 2013 से लेकर आज 24 हो गया, अभी तक इन्होंने उस तरीके से सुदृढ़ यात्रा चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किए। 1509 करोड़ का घोटाला कांग्रेस पर लगता है तो इससे ज्यादा का भाजपा पे भी लगता है। ये तो और माशाअल्लाह थे, चंदा चोरी से लेकर सोना चोरी तक के आरोप इन पे लग गए। केदारनाथ की आस्था को खत्म करते हुए उसको दिल्ली शिफ्ट करने की बात इन्होंने की है। वहां के पंडा पुरोहित, शांति प्रसाद जी, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये मनगढ़ंत कहानियां। मैं जवाब दे सकता हूँ उसका। यशी जी, मैं जवाब देना चाहूंगा शांति प्रसाद भट्ट जी का। जी जनता ने करना है। शांति जी, 1 मिनट सुन लीजिए जरा, नवीन जी का जवाब ले लेते हैं फटाफट। नवीन जी, मैं यशी जी ये बात कह रहा हूं कि इसके बाद आप ये मानना पड़े, ये चाहिए कि केदारनाथ ड्रीम प्रोजेक्ट किसका है। केदारनाथ धाम ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय मोदी जी का, और माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं। सुन लीजिए आप जरा, बीच में डिस्टर्बेंस मत कीजिए। शांति प्रसाद जी सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए ना, आपने सवाल तो दाग लिया, अब सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए इस बात को। मैं कह रहा हूँ कि केदारनाथ धाम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और माननीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, और शीर्ष नेतृत्व में है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के सबसे प्रिय मुख्यमंत्री में से आते धामी जी, और धामी जी सबसे प्रिय मुख्यमंत्री में आते हैं। तो क्या धामी जी ऐसा सोच सकते हैं? ये आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये मनगढ़ंत कहानी है कि शीला यहाँ से ले गए केदारनाथ धाम शिफ्ट कर रहे हैं, सोना चोरी हो गई। ये कांग्रेस और विपक्ष का मनगढ़ंत बयान है, ये मनगढ़ंत कहानी। आपके अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते आप कोर्ट में? किसने नहीं जा पाते कोर्ट में? बताइए, कोर्ट में क्यों नहीं जा पा रहे आप? अगर आपके पास ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, अगर ये मनगढ़ंत कहानियां इसी तरह से चलेंगी तो जनता आपसे सवाल पूछेगी, जनता इसका जवाब देगी। शांति प्रसाद जी, ठीक है, सवाल पूछ के जवाब। ठीक है। गिरिराज जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। यशी जी, मैं शांति प्रसाद भट्ट जी को एक वाकई जवाब एक देना चाहूंगा। अभी जो बात रखी उन्होंने, शांति प्रसाद भट्ट जी को एक जवाब जो है मेरी तरफ से
यशी जी, उत्तराखंड क्रांति दल वाकई क्षेत्रीय दल है। इसके जो पुरोधा थे, जिनको भीष्म पितामह इसका कहा जाता था पार्टी का, इंद्रमणि बडूनी, बहुत बड़ी उनकी सोच थी उत्तराखंड के लिए। वाकई उनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था उत्तराखंड को लेने में। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल आज रसातल में है। सुन लीजिएगा आप, मैं शांति प्रसाद भट्ट जी को कहना चाहूंगा कि जब तो आपके कुछ विधायक भी, 2 और 3 विधायक भी पहुंचे असेंबली में, लेकिन सुनिएगा अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कभी कांग्रेस में गए इनके विधायक, कभी भाजपा में गए। यशी जी, इन्होंने वाकई जो है ऐसी स्थितियां बनाई अपनी पार्टी की, अपनी पार्टी को पुनः को देखो शांति प्रसाद जी, उसको संभालो, उसको वाकई अरुण शर्मा जी, उसमें संगठनात्मक अपनी मजबूती लेके आओ। क्षेत्रीय दल का होना भी जरूरी है। ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया अरुण जी, फटाफट कम शब्दों में। ठीक है, नवीन जी रुक जाइए, नवीन जी रुकिए। अरुण जी, केदारनाथ चुनाव नजदीक है, अंतिम प्रतिक्रिया इस पर आपकी चाहूंगी मैं। देखिए, अब वो चुनाव का बिगुल बज गया। अब नॉमिनेशन, पहले तो कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे कांग्रेस और भाजपा के, और मुझे लगता है उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा बाजी मार जाएगी। जो स्थितियां है कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने नाम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिए, तो वो जल्दी घोषणा कर देंगे। वहां बहुत ज्यादा उसमें तर्क वितर्क नहीं होना है, जो फाइनल नाम होगा वो तय हो जाएगा। दूसरी तरफ, और उसके बाद नॉमिनेशन के बाद अब रणभेरी बच चुकी है, तो सब टीमें मैदान में होंगी। 20 तारीख को वहां मतदान होगा और 23 को ये परिणाम पूरे देश के अन्य चुनावों के साथ साथ हमारे सामने आ जाएगा। तो अब केवल इंतजार ये है कि कौन पार्टी किस रणनीति से चुनाव मैदान पे उतरती है। बिल्कुल, आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। फिलहाल कौन कैंडिडेट होगा ये भी डिसाइड करना बाकी है। देवभूमि के दंगल में तहें देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।